नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सच में हमारे साथ भोपाल से वरिष्ठ संपादक डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़े हैं। राकेश जी, आपका सीधू ने सच में स्वागत है। राकेश जी काफी समय तक प्रवास में थे, विदेश यात्रा पर थे और हमें उनका लाभ नहीं मिला, हमारे दर्शकों को लाभ नहीं मिला। इसलिए आज तो हमने जिद करी थी कि आप हमारे साथ जुड़े और दिल्ली में जो घटनाक्रम चल रहा है उस घटनाक्रम पर आपका जो एनालिसिस है वो देशवासियों को जगाने के लिए हम चाहते थे कि आप हमारे साथ शेयर करें। वैसे हमारे यहाँ पर एक पाटीदार आंदोलन हुआ, आपको भलीभांति मालूम ही है, 2015 में, और उसके आइकन बन गए थे हार्दिक पटेल। हालांकि वो पहले आइकन बने, उसके बाद में वो कांग्रेस में जुड़ गए, कांग्रेस के गुजरात के कार्याध्यक्ष बने और फिर उनके खिलाफ जो राजद्रोह वगैरह केसेस थे वो निपटाने के लिए वो भाजपा में जुड़ गए और भाजपा ने उनको विधायक बना लिया। अब इन्होंने आज उसकी प्रासंगिकता इसलिए है कि उन्होंने जो शब्द प्रयोग किए थे पब्लिक फोरम में, पब्लिक मीटिंग में जोरों से, कि मोदी और शाह को हिटलर और जनरल डायर कहा था। मेरे ख्याल से दिल्ली में ये हिटलर और जनरल डायर का, लाला लाजपत राय का हमें स्मरण होता है, तो वो उसका एक अध्याय पिछले दिनों यानी पिछले 2 दिन से वही चल रहा है। और जो छात्रों पर अत्याचार हो रहा है, पुलिस से अत्याचार हो रहा है वो, और फिर उस पर जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं वो, और दूसरी बात, इनके जो सवालात हैं वो जेन्युइन होने के बावजूद हमारी सरकार भगत सिंह के बारे में, जब उस समय भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया गया तो सरदार पटेल तब कराची कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष थे और उन्होंने कहा था कि सरकार हृदय शून्य है, संवेदना नहीं है सरकार में। मगर तब तो वो अंग्रेज सरकार थी, अब तो हमारी सरकार है और ये सरकार हृदय शून्य है, ऐसा हमें लगता है। हालांकि आज उन्होंने कहा है कि हम संसद में डिबेट करने के लिए तैयार हैं। संसदीय परंपराओं का लगातार उल्लंघन करते जा रहे हैं, विपक्ष के नेता को घसीट के ले जा रहे हैं। ये लोकतंत्र के ये पहलू को हमें पहली बार शायद देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि 1988 में विपक्ष संसद में यानी लोकसभा में विपक्ष के नेता राजीव गांधी ने धरना दिया था पीएमओ के सामने, तब तो उनके साथ ऐसे अत्याचार नहीं हुए थे। और आज इस प्रकार से सांसदों पर अत्याचार हो रहे हैं, बच्चों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी जेन्युइन मांगों पर बहस नहीं हो रही है। तो सर ये क्या चल रहा है ये देश में, ये लोकतंत्र बचेगा कि नहीं? हमारा सीधा सवाल आपसे है। राकेश जी, फिर से एक बार आपका सीधू ने सच में स्वागत। आपका सवाल बहुत गंभीर है और देश की वर्तमान दशा और दिशा को देखते हुए इसका सीधा उत्तर तो यही है कि लोकतंत्र खतरे में है। बचेगा या नहीं, ये जिम्मेदारी अब युवा पीढ़ी ने ले ली है। कॉकरोच जनता पार्टी हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, विपक्ष के तमाम नेता हो, अब उन्होंने इस बीड़े को उठा लिया है कि लोकतंत्र को बचाना है। अभी तक तो राजनीतिक पार्टियां ये लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन अब देश की युवा पीढ़ी ने इस लड़ाई को अपने हाथ में ले लिया है। वो किसी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है। सर, दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है, ठीक है, प्रतीकात्मक रूप से कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन असल में वो देश की उस युवा पीढ़ी की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो पिछले 10-12 सालों से भीतर ही भीतर उबल रहे थे। अब उन्हें अपने गुस्से का इजहार करने का एक अवसर मिला है। 2 बातें हुई हैं सर इस आंदोलन से। एक जानकारी जोड़ दें, फिर आगे बात करेंगे। आपने राजीव गांधी के धरने का जिक्र किया। एक अवसर पर जब इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने भी प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना दिया था। उत्तर प्रदेश का एक विषय था
जी उसको लेकर उन्होंने धरना दिया था। लेकिन कभी नेता प्रतिपक्ष को, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, लाल कृष्ण आडवाणी रहे हों, उससे पहले के नेता प्रतिपक्ष रहे हों, यद्यपि बीच में बहुत लंबा अरसा भारत में ऐसा भी रहा है कि जब कोई नेता प्रतिपक्ष आधिकारिक रूप से नहीं था। इंदिरा गांधी के समय में भी नहीं था, इंदिरा जी की हत्या के बाद भी कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं था, नरेंद्र मोदी के अवतरित होने के बाद 2014 के बाद भी नेता प्रतिपक्ष नहीं था, क्योंकि संख्या नहीं थी उतनी। लेकिन आज आधिकारिक रूप से उस पद पर राहुल गांधी है। नेता प्रतिपक्ष को हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल है। यूरोप और दुनिया के कई देशों में शैडो प्राइम मिनिस्टर माना जाता है, छाया प्रधानमंत्री जी नेता प्रतिपक्ष को। हमें याद नहीं ऐसा सलूक कहीं और किसी नेता प्रतिपक्ष के साथ हुआ भी हो तो हमारी बला से, लेकिन भारत में तो कभी नहीं हुआ। और अगर ये व्यवहार हो रहा है तो इसका अर्थ यह है कि सत्ता सरदार पटेल के शब्दों में पूरी तरह हृदयहीन हो चुकी है। पटेल साहब ने, सरदार साहब ने हृदय शून्य कहा था अंग्रेजों की सत्ता को। आपने सही कहा, ये अंग्रेजों की सत्ता नहीं है, ये तो हमारे आपके बीच से निकले हुए लोग हैं, हमने चुना है इन्हें। वो जिस तरह चुना गया है वो अलग विषय हो सकता है कि वोट चोरी से सरकार बनी और राजनीतिक दलों के आरोप हो सकते हैं। हम तो यही कहेंगे कि इस देश की जनता की चुनी हुई सरकार इतनी हृदयहीन हो जाए, इतनी निष्ठुर, क्रूर, बर्बर हो जाए कि देश की राजधानी में युवाओं के ऊपर ऐतिहासिक अत्याचार हो, महिलाओं को, युवतियों को, छात्राओं को किस कदर मारा पीटा गया है, उनके सम्मान पर किस तरह हमला हुआ है, वे तस्वीरें पूरी दुनिया ने देख ली हैं सर। इसलिए अब हम उस सवाल पर आते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक समाज में, किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिपक्ष हो, जनता हो, सत्ता से असहमत कोई समूह हो, अगर उसे कोई शिकायत है, उसे कोई परेशानी है, उसकी कोई मांगे हैं, तो उसके पास लोकतांत्रिक तरीके हैं। धरना, प्रदर्शन, उपवास, सत्याग्रह, अनशन। जी वही कॉकरोच जनता पार्टी कर रही थी, सोनम वांगचुक कर रहे थे। सरकार के पास अगर दिल होता तो इतने दिनों में अब तक सरकार जाकर बात कर चुकी होती। आज गए जेपी नड्डा और एक और मंत्री सोनम वांगचुक से मिलने। 19 दिन तक अनशन पर बैठे रहे, तब क्यों नहीं मिलने गए? कल की ही बात कर लेते हैं। राहुल गांधी और विपक्ष के लोगों ने स्पीकर के कक्ष में जाकर कहा कि हमें इस विषय पर बात करनी है, सदन में चर्चा करानी। स्पीकर ने कह दिया हमें सरकार से पूछना पड़ेगा। सर, आप तो हमसे बहुत वरिष्ठ हैं, आपने कब सुना कि किसी लोकसभा अध्यक्ष को सरकार से पूछना होता है? संसदीय नियमावली, संसद के कामकाज के जो तमाम तरह के नीति निर्धारक तत्व हैं या परंपराएं भी हैं जो लिखित नहीं, प्रेसिडेंस है जो लिखित में नहीं है लेकिन परंपरा से चले आ रहे हैं। इतने महत्वपूर्ण विषय जिस पर पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर हैं, उस पर बात करने के लिए स्पीकर को सरकार से पूछना पड़ेगा। तब फिर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के आवास पर जाना पड़ा। वहां उनके साथ क्या हुआ ये भी देश ने देख लिया। महिला सांसदों को पुलिस वालों ने किस तरह बस में ठूसा। ये पूरे पिछले 3 दिन का घटनाक्रम और इससे पहले के वर्षों के घटनाक्रम से यह साबित है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, इस सरकार को जनता से कोई सरोकार नहीं है। वे एक बार सत्ता में आ गए हैं, उसके बाद उनको वोटों की चिंता तब शुरू होती है जब चुनाव आता है। तब तक आप 5 साल आंदोलन करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, सरकार के यहाँ कोई सुनवाई नहीं। लेकिन इस मामले की सर शिकायत कहां तक पहुंच गई है उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। साकेत गोखले आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आप जानते हैं, और बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, टीएमसी के सांसद रहे जी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग को लिखित शिकायत भेजी है सर जी कि भारत में पुलिस ने इस तरह से देश की राजधानी में बेकसूर लोगों को मारा पीटा है, जुल्म किया। पैलेट गन चली है सर, आप कल्पना करके देखिए, क्या ये आतंकवादी है? पैलेट गन से आदमी अंधा हो जाता है।
सही बात। शरीर शरीर पर निशान है पैलेट गन के कई प्रदर्शनकारियों के। जी, पुलिस कमिश्नर कह रहा है हमने पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया। तो निशान कहां से है? निशान कहां से आए? वो तो साबित है पैलेट गन के निशान। तो इस वक्त नरेंद्र मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इसका सबूत आज पटना में ही दिख गया। पटना में एक बीजेपी के विधायक को बुरी तरह मारा प्रदर्शनकारियों ने। हम ऐसी हिंसा की निंदा करते हैं, किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, चाहे बीजेपी के नेता हो या किसी भी पार्टी के नेता हो, पुलिस वालों के साथ भी नहीं होना चाहिए जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है समस्या से निपटने के लिए? आज उसने देश भर में कांग्रेस के दफ्तरों पर प्रदर्शन किया है। ये भी अजीब है, ये भी सर, अजीब है। कितनी अजीब बात है सर कि आप एक लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन के विरोध में दूसरी पार्टी के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या किया था? कोई तोड़फोड़ की थी? कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दो राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे। तो आप उसके जवाब में पटना के कांग्रेस कार्यालय के भीतर घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, लखनऊ में तोड़फोड़ कर रहे हैं। करते रहते हैं, पहले भी किया था उन्होंने, आपको तो बड़ी बात ही मालूम ही है। करते ही रहते हैं सर। मध्य प्रदेश में हो चुका है, हाँ, भोपाल में कांग्रेस कार्यालय पर हो चुका है। इसका अर्थ यह है सर कि अब भी ये सरकार चेत नहीं रही है। मोदी साहब को समझ में नहीं आ रहा कि देश के भीतर कौन सा अंडर करंट चल रहा है, जनता कितनी नाराज है, जनता किस नाराजगी के स्तर पर पहुंच चुकी है। और इसमें सर एक बात और मुझे जोड़ना, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मातहत देश की सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं। अमित शाह तो गृह मंत्री हैं, आंतरिक सुरक्षा के लिए, देश की कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। दिल्ली की कानून व्यवस्था भी केंद्र सरकार के अधीन है, अमित शाह के मंत्रालय के अधीन है। फिर राजधानी दिल्ली में इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई, ये थानों की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो तक क्या कर रहे थे सर? इनको कोई खबर नहीं लगी कि दिल्ली में इतनी भीड़ इकट्ठी होने वाली, इतने लोग आ रहे हैं और लोगों का मानस क्या है? तो कायदे से तो इस असफलता और 20 तारीख को दिल्ली में जो पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया है, आंसू गैस के गोले छोड़े, पैलेट गन चलाई है, उसकी जिम्मेदारी अमित शाह को लेनी चाहिए। वो एक नाकाम गृह मंत्री है सर। दिल्ली में दंगा हुआ 2020 में, नहीं रोक पाए अमित शाह। अब दिल्ली उनके ही लोग उकसा रहे थे ना, उनके ही लोग मारो सालों को, मारो सालों को, ये तो उनके मंत्री कह रहे थे। बिल्कुल उन्हीं के बयान। हाँ, तो सर वही मेरा कहना यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार खुद अराजकता को न्योता देती है, खुद उपद्रव करवाने की परिस्थितियां पैदा करती है। जी सर। और फिर उनका रोना धोना शुरू हो जाता है। मुझे गालियां देते हैं, 91 गालियां दी, मेरी माँ बर्तन मांजती थी, मैं गरीब घर से हूं इसलिए शाहजादे को ये हो रहा है। अब शाहजादा तो पैदल चल रहा है। शाहजादे ने आज मान लीजिए उसने जो वक्तव्य दिया, मेरे ख्याल से कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने भी उसको उसका स्वागत किया। राहुल गांधी ने जो निवेदन किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो स्टेटमेंट किया, उसका स्वागत कॉकरोच जनता पार्टी ने किया। मगर कल आम आदमी पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे संजय सिंह और वो पूर्व मुख्यमंत्री थी आतिशी, उन्होंने तो जिस प्रकार से निवेदन किए, तो वो तो पता नहीं वो मोदी से मिले हुए हैं कि क्या, वो तो अब खुल्लम खुल्ला हो गया। सर वो इतने हास्यास्पद बयान थे कि संजय सिंह लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को धरने पर बिठा लिया है अपने आवास पर। माने नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी भी मिले हो सकते हैं अंदर खाने। अगर ऐसा है तो इस देश का भगवान ही मालिक है। देखिए सर, ये जो बेचैनी है, हम उस विषय पर अब इस समय चर्चा करने से बचना चाह रहे थे, लेकिन हम पहले दिन से करते आए। युवाओं के साथ हम आज भी हैं, कल भी थे, कल भी होंगे। लेकिन बिल्कुल, लेकिन शांतिपूर्ण रहे, गांधीयन मूल्यों के बिल्कुल रहेंगे। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के जो नेता हैं, उसके जो संस्थापक हैं, उसके जो नीति नियंता हैं, वे और उनके पर्दे के पीछे से जो
गॉडफादर्स हैं, उन पर हमारा संदेह अब भी कायम है। हम बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहते हैं कि संजय सिंह के कल के बयान ने ये साबित कर दिया कि कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे असल में कौन है, ये रणनीति किसकी है और किस लिए है, ये भी समझिए सर। पहले उसके संस्थापकों की बात कर लें, तीनों चारों की। अभिजीत दिपके आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया सेल के हेड थे। अब आशुतोष रांका राजस्थान में आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया सेल के हेड थे। सौरभ दास जरूर पत्रकार थे। विजेता दहिया आज पार्टी से निकाल दिए गए कल ही, जिन्होंने बर्गर खा के पूरी युवा पीढ़ी को बेवकूफ कह दिया था, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। इन लोगों के डिजिटल फुटप्रिंट अगर आप देखेंगे तो पार्टी बनने से पहले वे सोनिया गांधी के लिए, राहुल गांधी के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे। इनका एक और संस्थापक था सर, मेघनाद नाम से उसका ट्विटर हैंडल था। उसने सोनिया गांधी के लिए बार कन्या, बिच कन्या तक लिखा था। ये सर जब पार्टी बनी थी तभी, मेरे वीडियो आप देख लीजिए उस समय के 2 महीने पुराने, हर चीज का दस्तावेजी खुलासा हमने कर दिया था उसी समय। तो उन पर हमारा संदेह अब भी बरकरार है। अगर वे समय की कसौटी पर खुद को सही साबित करते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। हम आज भी कह रहे हैं कि उनके आह्वान पर दिल्ली में भीड़ जुटी है, युवा आए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपना स्टैंड तो क्लियर करिए कि आप किसके साथ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राम मंदिर की डकैती से ध्यान बांटने के लिए ये एक बिजूका खड़ा किया गया हो। सही बात कि इस वक्त पूरा देश राम मंदिर की चोरी और डकैती को लेकर उद्वेलित था। सवाल सीधे नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से पूछे जा रहे थे। उससे परेशान होकर एक नया मोर्चा खड़ा कर दिया गया हो। और राजनीति में कुछ भी संभव है सर, मोदी शाह तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सही बात। इसलिए हम कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापकों, उसके नेताओं, उन्हें इस आंदोलन से थोड़ा पृथक रखकर देख रहे हैं। बाकी की जो पूरी युवाओं की भीड़ है, जो जन सैलाब है, उसे हम अलग देख रहे हैं। जी, वो अपने पवित्र भाव के साथ आया है, पूरी ईमानदारी के साथ आया है, उसके मन में पीड़ा है, उसको अपने भविष्य की चिंता है। ये लोग कुछ भी हों, लेकिन युवाओं की इस भीड़ में कोई ऐसा नहीं है जो इस तरह से पर्दे के पीछे बीजेपी के साथ हो या आम आदमी पार्टी के साथ। जी सर। सही बात, सही बात है सर। मुझे एक और भी सवाल उठता है कि ये वांगचुक भी पहले मोदी के बहुत बड़े प्रशंसक हुआ करते थे। बिल्कुल। एनएसए में भी उनको डाला और सरकार ने ही उनको छोड़ा, यानी सुप्रीम कोर्ट निर्णय करे उसके पहले। और फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है हमारे गुजरात से एक्सपोर्ट किए गए लद्दाख में, उनके साथ उनकी मीटिंगें होती हैं। तो हमें तो उन पर भी आशंका होती है कि सोनम वांगचुक आखिर क्या खेल उनका भी है। देखिए सर, सोनम वांगचुक पिछले 10-12 साल से, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार है, ज्यादातर मुद्दों पर उनके साथ ही रहे। चाहे धारा 370 हटाने का मामला हो, जम्मू कश्मीर को 3 हिस्से में तोड़ने का मामला हो। बाद में उन्होंने अनशन किया जब उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्हें चीनी एजेंट, पाकिस्तानी एजेंट, सोरोस का एजेंट, देशद्रोही क्या नहीं कहा गया। महीनों जेल में रहे। अमित शाह के गृह मंत्रालय की मर्जी हुई तो केस वापस ले लिया। ट्रायल कुछ नहीं। एयर कंडीशन दिया गया था उनको, जेल में सारी सुविधाएं दी गई। चलिए हम मान लेते हैं राजनीतिक कैदी के रूप में आपने सुविधाएं दी होंगी, लेकिन ये तो बताइए कि जिस व्यक्ति पर एनएसए लगाया, कल तक जो व्यक्ति देशद्रोही था, अचानक क्या हुआ कि आपने केस वापस ले लिए, ससम्मान वापस जाने दिया, फिर आने भी दिया, धरने पर बैठने, अनशन करने दिया। तो सर ये जो अंतर संबंध है, इससे हम लोग तो पत्रकार हैं, हमें तो समझने की कोशिश करना चाहिए। हम सोनम वांगचुक का बहुत सम्मान करते हैं, वे बड़े वैज्ञानिक हैं, उनकी किसी भी तरह की ईमानदारी पर शक नहीं है, लेकिन उनके राजनीतिक कदम पर, उनकी राजनीतिक समझ पर इतना सवाल तो पूछा ही जाएगा कि आज आप जिस सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे हैं, कल तक तो आप पूरी तरह उसके साथ थे। एक और बात पूछनी है सर,
अनशन से उठाए जाने के बाद, अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद उनकी 3 हस्तलिखित चिट्ठियां आई। जी, पहली आई 20 तारीख को, आपने आपने ट्विटर पर शेयर भी किए हैं वो। बिल्कुल सारी की थी। हाँ, पहली हाँ, चिट्ठी आई उनकी कि मार्च टू पार्लियामेंट, भय मुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत, दूसरी आजादी का आंदोलन। उस चिट्ठी में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जिक्र नहीं था। फिर जब 20 तारीख को मार्च शुरू हो गया, उन्होंने दूसरी चिट्ठी लिख दी कि अगर राजनीतिक दलों के नेता मुझसे मिलने आ जाएं अस्पताल में, मुझे आश्वासन दे दें कि संसद में चर्चा कराएंगे, तो मैं अपना अनशन तोड़ दूंगा। उसमें भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जिक्र नहीं। तीसरी चिट्ठी फिर आई उनकी शाम को, फिर उन्होंने वही 3 पॉइंट्स लिखे और लगा के, अथवा नंबर 1 और 3 और नंबर 1 सभी पार्टियों के, विभिन्न पार्टियों के नेता, सभी में तो बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। आप देखिए तीनों पत्रों में न तो प्रधानमंत्री का नाम है, न भारतीय जनता पार्टी लिखा है, न धर्मेंद्र प्रधान शब्द है। तीसरी में भी यही लिख रहे हैं कि अगर विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग नीट परीक्षा पर, शिक्षा व्यवस्था पर संसद में चर्चा कराएंगे, तो मैं अपना अनशन वापस ले लूंगा। सरकार के लिए सिर्फ इतना लिख रहे हैं कि सरकार अगर एजुकेशन मिनिस्टर की जवाबदेही तय करेगी तो अपना अनशन वापस ले लूंगा। नंबर 3 में लिख रहे हैं कि अगर मुझसे यहां मिलने आ जाएंगे अस्पताल में, तो मैं अपना अनशन खत्म कर दूंगा। तो चले गए आज जेपी नड्डा और एक और मंत्री, अनशन समाप्त कर दिया उन्होंने। सर मेरा उनसे सिर्फ प्रश्न विनम्रता से ये है कि सर आप तो कह रहे थे 18 या 19 तारीख को कि मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, संसद मार्च में शामिल होऊंगा, मर भी गया तो मैं भूत बनकर संसद पे मंडराऊंगा। जी, ये शब्द है सर सोनम वांगचुक के। सही बात, सही बात। तो आप जिस मांग के लिए भूत बनने को तैयार थे, जीवन न्यौछावर करने को तैयार थे, आपके पत्रों में से, चिट्ठियों में से वो मांग गायब क्यों हो गई? हमारी जिज्ञासा सिर्फ इतनी सी है। सही बात। राहुल गांधी ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही बातें कही हैं जो पहले दिन से कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संसद में यही कहा, बात तो तब होगी जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा। जी सर, वक्त कम है मगर एक और सवाल, अंतिम सवाल कर लेता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने बेरोजगारों को कॉकरोचीज और पैरासाइट्स कहा था। बिल्कुल। अब उन पर जब अत्याचार का केस, पुलिस या अत्याचार का केस उनके सामने जाता है और जब अधिवक्ता कहते हैं कि आप वीडियो देख लीजिए, तो वो कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है, हमारा वक्त खराब मत करो और समय जाया मत करो। तो ये क्या खेल है सर? आज जो कुछ हो रहा है इस देश में, उसके लिए असली जिम्मेदार तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत है, देश के प्रधान न्यायाधीश। जिस दिन उन्होंने इस देश की युवा पीढ़ी को, जनता को, आरटीआई एक्टिविस्ट को, वकीलों को, तमाम लोगों को पैरासाइट और कॉकरोच कहा था, मैंने उसी दिन कहा था कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत के खिलाफ नागरिकों की अवमानना का मुकदमा चलना चाहिए। सही बात। आपने पीपल ऑफ इंडिया का अपमान किया है, कंटेम्प्ट ऑफ नेशन है, कंटेम्प्ट ऑफ पीपल है, आपके खिलाफ केस चलना चाहिए। आज उन्होंने साबित कर दिया कि वे सरकार की तरह ही हृदयहीन हैं सर। जी। पटेल साहब के शब्दों में हृदय शून्य है। जी। वरना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सुओ मोटो ले लेना चाहिए था मामला। किसी वकील को लिट लगाने की क्या जरूरत है? देश की राजधानी दिल्ली में बैठे। सही बात। क्या उन्होंने अखबारों में तस्वीरें नहीं देखी होंगी? उन्हें वीडियो दिखाने की भी क्या जरूरत है? वकील को क्यों इतनी जरह करना पड़ी कि सर प्लीज वीडियो देख लीजिए? उन्होंने कहा मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरा समय बर्बाद मत करो। जी सर, आज तो आप गुनहगार वे भी हैं, गुनहगार सूर्यकांत शर्मा भी हैं सर। जी, आज आप हमारे साथ काफी अरसे के बाद जुड़े और खुलकर बातें करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके व्यस्त समय में से भी, आपके कार्यक्रमों में से भी आपने समय दिया, इसलिए फिर से एक बार आपका आभार व्यक्त करते हैं। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।